साधना अपने काम में लगी हुई थी कि तभी उसकी मालकिन उस पर जोर से चिल्ला पड़ती है। सुनो महारानी, तुम्हारे हाथों में क्या मेहंदी लगी हुई है? जल्दी जल्दी काम नहीं कर सकती हो? देखो, वो वाला कमरा भी अभी साफ करना है। साधना घड़ी की तरफ देखती है। उसे आए हुए अभी आधा घंटा ही हुआ था और वो आधे से ज्यादा काम पूरा कर चुकी थी। मैडम जी, मुझे तो अभी आए हुए आधा घंटा हुआ है, बस एक कमरा ही तो बाकी रह गया है। बड़ी जबान चल रही है तुम्हारी। लगता है तुम्हें यहाँ पर काम नहीं करना। अपने पैसे पकड़ो और जाओ यहाँ से। मैडम जी, ऐसा तो मैंने कुछ नहीं कहा। आप इतना बुरा क्यों मान गई है? मुझ गरीब के पेट पर लात मारकर आपको क्या मिलेगा? मैं तुम्हें यहाँ नहीं देखना चाहती, बस जाओ यहाँ से। साधना अपने पैसे लेती है और रोते हुए घर की तरफ चल देती है। घर पहुंचने पर वो अपने आंसू पोंछती है और दरवाजा बजाती है। उसके घर में उसके अलावा उसके 2 बच्चे थे, बड़ी बेटी महक और छोटा बेटा कमल। माँ, तुम आ गई, जल्दी आओ, ये देखो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। माँ, तुम खुश हो जाओगी उसे देखकर। दोनों बच्चे लगभग साधना को खींचते हुए घर के पीछे 2 गमलों में जहाँ ढेर सारे करेले बेल पर लगे हुए थे साधना को दिखाते हैं, जिन्हें देखकर साधना खुश हो जाती है। आखिर तुम दोनों की मेहनत रंग लाई। सचमुच में बहुत ही अच्छे करेले लगे हैं। बाजार में तो ऐसे मिलते भी नहीं हैं। कितने ताजे ताजे हैं। बच्चों की खुशी देखते ही बन रही थी। माँ, कुछ करेले तोड़ लूं? आप करेले की सब्जी बहुत अच्छी बनाती हो। दोनों बच्चे अपनी अपनी जिद लेकर साधना को परेशान करने लगे। मेरे पास इसका एक और हल भी है। तुम दोनों की मुराद पूरी हो जाएगी। क्यों ना मैं तुम दोनों के लिए करेले के पकोड़े बनाऊं? करेले के पकोड़े? पर माँ, करेले तो कड़वे होते हैं। हाँ, करेले कड़वे होते हैं, लेकिन उसकी पकोड़े बहुत टेस्टी बनते हैं। पहले मैं बना लेती हूँ, फिर खाकर बताना। साधना बच्चों के लिए करेले के पकोड़े बनाने की तैयारी करती है। वो सबसे पहले सिलबट्टे पर चटनी बनाती है और फिर करेले के अंदर भरने के लिए मसाला। फिर वो बच्चों को पकोड़े बनाकर देती है। तभी साधना की पड़ोसन भी आ जाती है। अरे साधना, क्या बना रही हो? बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। आओ आओ दीदी, करेले के पकोड़े बना रही हूँ। क्या कहा तुमने? करेले के पकोड़े? भला करेले के भी पकोड़े होते हैं क्या? वो तो इतना कड़वा होता है, पकोड़े कैसे लगेंगे? कमल तब तक आधा पकोड़ा खा चुका था। वो खुशी से बोलता है, अरे आंटी, फिक्र मत करो, बहुत अच्छे बने हैं। सचमुच में मजा आ जाएगा। लग ही नहीं रहा कि ये करेले के पकौड़े हैं। सोचो मत आंटी, खाकर देखो, सचमुच माँ ने तो कमाल के पकोड़े बनाए हैं। बच्चों को इतने चाव से करेले के पकोड़े खाते हुए देखकर पड़ोसन का मन भी ललचा गया और उसने साधना से करेले का पकोड़ा ले लिया, साथ में सिलबट्टे पर पीसी हुई चटनी। छोटा सा टुकड़ा तोड़ करके पड़ोसन ने मुंह में डाला तो वो स्वाद से भर गया। क्या गजब के पकोड़े बनाए हैं! मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि करेले के पकोड़े भी इतने स्वादिष्ट हो सकते हैं। क्यों री साधना, आज से पहले तो तूने कभी नहीं खिलाए करेले के पकोड़े? क्या बताऊं बहन, कुछ दिमाग में रहता ही नहीं है। हर वक्त बस कमाने की धुन लगी हुई है। काम मिल जाए तो 2 पैसे आ जाए, 2 पैसे आ जाए तो बच्चों की ज़रूरतें पूरी हो जाए। अब देखो, आज मेरी नौकरी छूट गई है, इसलिए मैंने तुम्हारे बेटे से बोला था कि मम्मी आ जाए तो बोलना कि मैंने बुलाया है। अब कहीं कोई काम हो तो ज़रूर बताओ। सच कह रही है, हम जैसे गरीबों के लिए तो काम ही सबसे ऊपर है। इसके चक्कर में तो सब भूल जाते हैं। साधना, मुझे थोड़ा सा टाइम दे, फिर किसी से पूछकर बताती हूँ। अच्छा सुन साधना, एक और पकोड़ा मिलेगा क्या? अरे कैसी बातें कर रही हो? अरे एक क्या, तुम 2 पकोड़े खाओ। एक और पकोड़ा खत्म करके पड़ोसन तारीफ करते हुए नहीं रुक रही थी। वो उसके लिए नौकरी ढूंढेगी ये कहकर वो दरवाजे तक पहुंची और फिर पलटकर वापस आ गई। क्या हुआ, और पकोड़े चाहिए क्या? अरे नहीं नहीं, अभी मुझे ख्याल आया। साधना इतने अच्छे करेले के पकोड़े बनाए हैं, चटनी भी गजब की है, और मुझे लगता है लोगों ने आज तक करेले के पकोड़े खाए भी नहीं होंगे। क्यों ना तुम करेले के पकोड़ों की दुकान खोल लो? हाँ माँ, चाची तो बिल्कुल ठीक कह रही है। ऐसे स्वादिष्ट करेले के पकोड़े तो सचमुच किसी ने कभी नहीं खाए होंगे। बाकी तुम्हारी मर्जी है, काम मिलेगा तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। ये कहकर पड़ोसन वहां से चली जाती है। साधना भी करेले के पकोड़े खाने लगती है। सचमुच ये तो बहुत अच्छे बने हैं, बिल्कुल माँ के हाथों जैसे करेले के पकोड़े लग रहे हैं।
फिर वो अपने बचपन का समय याद करने लगती है, जब उनके बगीचे में करेले ही करेले लग गए और माँ ने इतने सारे करेलों का उपयोग पकोड़ों के रूप में कर दिया। और तब पहली बार साधना ने करेले के पकोड़े खाए थे। बचपन के दिनों को याद करके साधना के चेहरे पर मुस्कान आ गई। कई दिनों तक नौकरी की तलाश की, लेकिन नौकरी थी कि मिल ही नहीं रही थी और साथ में रखे हुए पैसे भी खत्म होने लगे। साधना ने करेले के पकोड़े की दुकान खोलने का सोच लिया। फिर वो पड़ोसन के पास जाती है। तूने बिल्कुल सही फैसला लिया है साधना। देख, बच्चों को पालने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब नौकरी तो तुम्हें पता ही है कितनी मिलती है। पढ़े लिखे लोग घरों में बैठे हुए हैं, हम जैसे अनपढ़ों को तो क्या ही मिलेगा। हाँ बहन, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। तो पक्का ना मैं पकोड़ों की दुकान खोल लूं? अरे हाँ हाँ, खोल ले, और मैं हूं ना तेरा साथ देने के लिए। मैं सबको बताऊंगी कि तेरे यहाँ कितने टेस्टी करेले के पकोड़े मिलते हैं। फिर साधना ने हिम्मत करके करेले के पकोड़ों की दुकान खोल ली। उसने एक ठेला किराए पर ले लिया। घर से सिलबट्टे की बनाई हुई चटनी लेकर गई। आइए आइए, गरम गरम करेले के पकोड़े खाइए। ऐसा स्वाद ना कभी खाया होगा और ना ही कभी खाओगे। एक बार जो आओगे, बार बार खाने आओगे। आसपास से गुजरने वाले लोग करेले के पकोड़ों का नाम सुनते ही मुंह में कड़वाहट का एहसास कर रहे थे और कोई भी साधना की दुकान पर आ ही नहीं रहा था। तभी दो लड़के जो मोबाइल फोन से एक दूसरे की वीडियो बना रहे थे, करेले का पकोड़ा सुन के हंसने लगे। सुना तुमने, वो औरत करेले के पकोड़े बेच रही है। यार, हमें इस तरह हंसना नहीं चाहिए। क्या पता वो पकोड़े सचमुच में अच्छे बना रही हो। चल ना यार, वीडियो बनाते हैं। क्या पता उनके करेले के पकोड़े ही फेमस हो जाए और हम इस तरह किसी का भला कर दें। ये सोचकर वो दोनों लड़के साधना के पास जाते हैं और पकोड़ों की प्लेट लगाने के लिए कहते हैं। आपने करेले के पकोड़े के बारे में ही क्यों सोचा? करेले तो कितने कड़वे होते हैं और कौन खाएगा? आप ये पकोड़े लीजिए और खाकर बताइए, क्या इन्हें कोई खाने के लिए वापस नहीं आएगा? साधना का कॉन्फिडेंस देखकर वो दोनों लड़के करेले का पकोड़ा खाने लगते हैं और खाते ही वाह वाह कर उठते हैं। बहुत बढ़िया, आपने बिल्कुल सच कहा। एक बारी जो खाएगा दोबारा जरूर खाने के लिए आएगा। तभी वो मोबाइल फोन साधना की तरफ कर देते हैं और लाइव टेलीकास्ट कर देते हैं कि देखिए, यहाँ पर एक औरत करेले के पकोड़े बना रही है जिनका स्वाद जबरदस्त है। फिर वो साधना को बोलने के लिए कहते हैं। मेरा आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि एक बारी यहाँ आकर करेले के पकोड़े जरूर खाइए। उन दोनों के बहुत सारे दोस्त थे। उनके इस तरह लाइव करने पर अगले दिन कई लोग साधना के पास करेले के पकोड़े खाने के लिए आते हैं। साधना ने पकौड़ों की प्लेट का रेट 30 रुपए रखा हुआ था, जो देखते ही देखते हाथों हाथ बिक गई। जितने करेले मैं लेकर आई थी सारे निकल गए। हे भगवान, आज की मेहनत तो सफल हो गई। बस आगे भी ऐसे ही कृपा रखना। सारा सामान समेटकर साधना जब शाम को घर आती है तो वो बहुत खुश थी। साधना, कैसा रहा आज का दिन? बहन, सच कहूँ तो बहुत अच्छा रहा। कल तो मैं निराशा में डूब गई थी। सिर्फ 2 प्लेट पकोड़े निकले थे, बाकी आकर बच्चों को ही खिलाने पड़े। पर आज उन 2 लड़कों की वजह से मेरे पास काफी भीड़ लग गई। सोच रही हूँ कल ज्यादा करेले लेकर जाऊँ, क्या पता कल भीड़ और ज्यादा हो। तभी पड़ोसन का बेटा मोबाइल फोन हाथ में लेकर आता है और साधना और अपनी माँ को दिखाता है। साधना अपने आप को फोन पर देखते हुए, हाय रे दैया, इसका मतलब इन लोगों की वजह से मेरे यहाँ पर इतनी भीड़ लगी। भगवान उन दोनों की उम्र लंबी करे। अरे साधना, ये तो बहुत अच्छा हुआ। देख, अब जल्दी ही तू फेमस हो जाएगी। इस मौके को हाथ से मत जाने दे। इसका भरपूर फायदा उठा और अपने करेले के पकोड़ों का स्वाद बरकरार रखना। देखना, धूम मचा देंगे, धूम। साधना बहुत खुश थी। वो उस लड़के से फोन लेकर अपने बच्चों को भी दिखाती है। ये तो सब देख रहे होंगे ना माँ, अब तुम्हारी दुकान पर बहुत भीड़ लगेगी। साधना अपने बच्चों को गले लगा लेती है। अगले दिन वो बहुत सारे करेले लेकर जाती है और हाथों से सिलबट्टे की बनी हुई चटनी। मैं बहुत दूर से आई हूँ। आपके करेले के पकोड़ों की बहुत तारीफ सुनी है। वैसे मुझे करेले बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन न जाने क्यों मेरा ये मन कर रहा है कि मैं एक बार ये जरूर खाकर देखूं। आप मुझे 1 प्लेट दे दीजिए। आपको निराशा नहीं होगी। आप एक बार खाओगे तो बार बार खाने आओगे। वो लड़की अपनी सहेलियों के साथ आई हुई थी। उसने जैसे ही करेले का पकोड़ा मुंह में डाला,
उसे लगा ही नहीं कि वो करेले का पकोड़ा है। स्वाद से और मसाले से भरपूर करेले का पकोड़ा खाकर वो सब खुश हो गई और साधना की बहुत तारीफ की। फिर उन लड़कों की तरह उन्होंने भी साधना के साथ वीडियो बनाई। इस तरह धीरे धीरे सब जगह साधना की वीडियो वायरल होने लगी और लोगों के अंदर करेले के पकोड़े खाने की जिज्ञासा भी। साधना के पास अब काफी भीड़ थी। वो बहुत सारे करेले लेकर आती है और करेले के पकोड़े खाने के लिए देती। कुछ महीनों बाद पाई पाई को मोहताज रहने वाली साधना के पास में अच्छा खासा पैसा जमा हो गया। अब उसके बच्चे भर पेट खाना खा रहे थे, अच्छे कपड़े पहन रहे थे। वो बार बार भगवान को धन्यवाद देना कभी नहीं भूलती और इस तरह करेले के पकोड़े ने साधना की जिंदगी को बिल्कुल बदल कर रख दिया। सुमित्रा अपने छोटे बेटे समीर और 2 बहुओं के साथ अपने घर में रहती थी। उसकी दोनों बहुओं की 1-1 साल की एक बेटी थी। कुछ समय पहले उसके बड़े बेटे का निधन एक कार एक्सीडेंट में हो गया था, जिसके बाद उसकी बड़ी बहू पेंशन के मिले पैसों से ही अपना खर्चा चलाया करती थी। सुमित्रा के जीने तक भी घर में बहुत कुछ ठीक था, लेकिन उसके देहांत के बाद तो घर में सब कुछ बिल्कुल ही बदल गया था। मेरी प्यारी बेटी, देखो मैं तुम्हारे लिए ये डॉल लाई हूँ, ये लो, तुम इससे खेल लो। सुमित्रा की छोटी बहू प्रीति अपनी बेटी गुनगुन को घर के आंगन में खिला रही थी। तभी उसके फोन पर किसी की कॉल आई और बात करते करते वो बाहर बालकनी में चली गई। कुछ देर बाद सुमित्रा की बड़ी बहू शीतल भी अपनी बेटी को खिलाने के लिए आंगन में ले आई। जब उसने देखा कि गुनगुन आंगन में अकेली बैठकर खेल रही है, तो वो दोनों बच्चियों का ध्यान रखने के लिए उनके पास ही बैठ गई। कुछ देर बाद जब प्रीति कॉल पर बात कर वापस आंगन में आई, तो उन दोनों को अपनी बेटी के पास देखकर उसने तुरंत ही गुनगुन को अपनी गोद में उठा लिया। क्या हुआ प्रीति, तुमने इस तरह गुनगुन को गोद में क्यों उठा लिया? क्यों, मैं अपनी बेटी को गोद में नहीं उठा सकती क्या? और आपने इसे ये क्या 1 रुपए की चीज खाने के लिए दी हुई है? मेरी बेटी को बीमार करोगी क्या? बेटी फेंक दो इसे। हमें ऐसे किसी की भी दी हुई चीज नहीं खानी चाहिए। ये तुम क्या कह रही हो प्रीति? भला मैं गुनगुन को कुछ गलत खाने के लिए थोड़ी ना दूंगी, वो भी तो मेरी बेटी जैसी है। और मैं तो वैसे भी यहाँ प्रिया को छोड़ने आई थी, लेकिन जब मैंने देखा कि तुम यहाँ नहीं हो तो मैं इन्हें संभालने के लिए इनके पास ही बैठ गई। मेरी बेटी को अपनी बेटी मत कहो, समझी ना? और तुम अपनी बेटी पर ध्यान दो, मैं अपनी बेटी को खुद संभाल लूंगी। प्रीति अक्सर ही शीतल से बदतमीजी से बात किया करती थी। शीतल के पति के देहांत के बाद शीतल बिल्कुल गरीब हो गई थी, लेकिन प्रीति के पति की अच्छी नौकरी थी, इसलिए उसे अपने पैसों पर बहुत घमंड था। वो खुद के आगे किसी को कुछ नहीं समझती थी। अगर शीतल या उसकी बेटी प्रिया गुनगुन के आसपास भी होते थे तो वो अपनी बेटी को वहां से उठाकर ले जाती थी। कुछ सालों बाद दोनों बड़ी हो गई। प्रीति ने अपनी बेटी का एडमिशन एक इंटरनेशनल स्कूल में करवाया। वहीं शीतल के पास ज्यादा पैसे न होने के कारण उसने अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए सरकारी स्कूल में दाखिला करवा दिया। कुछ ही सालों में वो दोनों 5th क्लास में पहुंच गई। गुनगुन बेटा, इस बार क्लास में तुम्हें फर्स्ट आना है, तो तुम अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करो। ओके मॉम, आप टेंशन मत लो, मैं पढ़ लूंगी। अब आप प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे थोड़ी देर गेम खेलना है। ठीक है बेटा, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी। गुनगुन हमेशा पढ़ने के टाइम पर ऐसे ही बहाने बनाया करती थी, क्योंकि प्रीति वैसे तो हमेशा चाहती थी कि उसकी बेटी फर्स्ट आए, लेकिन वो कभी भी उसकी पढ़ाई पर ध्यान नहीं देती थी। वो कभी भी ये भी चेक नहीं करती थी कि उसके टीचर ने उसकी डायरी में कोई नोट तो नहीं लिखा है। वहीं शीतल भले ही अपनी बेटी को सरकारी स्कूल में पढ़ाती थी, लेकिन वो उसकी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देती थी और साथ ही साथ एक माँ की तरह उसे अच्छी शिक्षा भी देती थी। पता नहीं माँ, इस बार मैं फर्स्ट आ भी पाऊंगी या नहीं। इस साल की पढ़ाई बहुत मुश्किल है। प्रिया बेटा, तुम ज्यादा चिंता मत करो, तुम बस मन लगाकर पढ़ाई करो। तुम्हारा काम मेहनत करना है, उसके अनुसार ही तुम्हें तुम्हारा फल भी मिलेगा। इसलिए पढ़ाई करो, रिजल्ट की टेंशन बिल्कुल मत करो। अभी तो तुम्हें जीवन में बहुत मेहनत करनी है। तुम्हारा सपना है ना कि तुम बड़ी होकर डॉक्टर बनो।
दोनों माँ बेटी आपस में बात कर रही होती है कि तभी प्रीति वहां से गुजरते हुए उन दोनों की बातें सुन लेती है। अरे बस करो शीतल दीदी, क्यों बेचारी प्रिया को इतने बड़े सपने दिखा रही हो? क्या मतलब? अरे मेरा मतलब है कि क्यों उसे डॉक्टर बनने के झूठे सपने दिखा रही हो? पता भी है डॉक्टर बनने के लिए कितना पैसा लगता है। डॉक्टर तो मैं अपनी बेटी को बनाऊंगी। हकीकत में जीना सीखो दीदी। आप जैसी गरीब औरत अपनी बेटी को डॉक्टर कभी नहीं बना सकती। डॉक्टर बनने के सपने तो बस मुझ जैसे अमीर माँ बेटी देख सकती है। ये तुम्हारी गलत फहमी है प्रीति। जिस दिन मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी उस दिन तुम्हारी ये गलत फहमी भी दूर हो जाएगी। बातें तो देखो जरा, जेब में तो एक साड़ी खरीदने के भी पैसे नहीं है। चलिए अपनी बेटी को डॉक्टर बनाने। शीतल को उसकी गरीबी के लिए बातें सुनकर प्रीति वहां से चली जाती है, लेकिन उसकी ऐसी बातों से शीतल के दिल को बहुत ठेस पहुंचती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मम्मी, आप रो क्यों रही हो? अब चाची की बातों पर ध्यान मत दो। आपका सपना है ना कि मैं डॉक्टर बनूं, तो मैं डॉक्टर जरूर बनूंगी। आपको पता है मेरी टीचर कहती है कि इस दुनिया में ऊंचे से ऊंचा मकाम हासिल करने के लिए पैसे नहीं बल्कि बड़ा हौसला चाहिए। मैं अपना हौसला मजबूत रखूंगी और आप देखना मैं डॉक्टर जरूर बनूंगी। हाँ, मेरी बच्ची तो जरूर डॉक्टर बनेगी। धीरे धीरे समय बीतता है और दोनों 12th पास करके कॉलेज में आ जाती है। प्रीति तो अपनी बेटी गुनगुन का एडमिशन एक अच्छे प्राइवेट कॉलेज में करवा देती है और उसे आने जाने के लिए एक कार भी दे देती है। लेकिन शीतल के पास ज्यादा पैसे न होने के कारण वो अपनी बेटी का एडमिशन एक सरकारी कॉलेज में करवाती है, जहां 12th क्लास में अच्छे मार्क्स आने पर उसे पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप मिल जाती है। लेकिन कॉलेज से आने जाने के लिए प्रिया को बसों में धक्के खाने पड़ते हैं। प्रिया बेटा, आज तो तू बहुत लेट हो गई। बस टाइम पर नहीं आई थी क्या? नहीं माँ, बस आई तो टाइम पर ही थी, लेकिन रास्ते में खराब हो गई और दूसरी बस आने में बहुत समय लग गया, इसलिए देर हो गई। वे दोनों अपने अपने कमरे में जा ही रही होती है कि तभी वहां पर प्रीति आ जाती है। देखो तो जरा, ये कौन सा टाइम है घर पर आने का? अपनी बेटी पर जरा ध्यान दो भाभी जी। रास्ते में बस खराब हो गई थी, इसलिए घर आने में लेट हो गई। और इस बात का क्या मतलब है कि अपनी बेटी पर जरा ध्यान दो? मेरी बेटी कहीं आवारा नहीं घूम रही थी। अब ये हम क्या जाने कि कौन आवारा घूम रहा था और कौन नहीं। गरीब की लड़की है, क्या पता किस अमीर को फंसाने के लिए उसके साथ घूम रही हो। मैं तो बस आपको समझा रही हूँ, कहीं यह आपके हाथों से ना निकल जाए। मुझे मेरी बेटी पर पूरा भरोसा है, तुम्हें इसकी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलो प्रिया बेटा, अंदर चलते हैं। जब भी प्रिया को बस की वजह से घर आने में देर हो जाती थी, तब प्रीति हमेशा उनसे इसी तरीके से बात किया करती थी। उसकी अपनी बेटी से ज्यादा ध्यान शीतल की बेटी प्रिया पर रहता था। उसे छोटी छोटी बातों पर शीतल पर तंज कसने में बहुत ही मजा आता था। हेलो गुनगुन, कहाँ पर है तू? अभी तक घर क्यों नहीं आई? सॉरी मॉम, मैं आपको बताना भूल ही गई। आज देविका का बर्थडे है, तो हम सब उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं आज रात घर नहीं आ पाऊंगी। आपसे कल मिलती हूँ मॉम। बाय, टेक केयर। हेलो हेलो, फोन ही काट दिया। ये लड़की तो मेरे सर पर चढ़ गई है, एक बात नहीं सुनती मेरी। उस रात गुनगुन घर नहीं आती। जब अगले दिन प्रिया अपने कॉलेज के लिए घर से निकलती है, तभी दरवाजा खोलते ही गुनगुन घर के अंदर घुसती है। अरे गुनगुन, तुम कल रात घर नहीं आई थी क्या? हाँ, वो एक्चुअली कल रात इसकी एक सहेली का एक्सीडेंट हो गया था, तो उसी के पास हॉस्पिटल में रुक गई थी। जा बेटा, अपने कमरे में जाकर जल्दी से नहा ले, बहुत थक गई होगी ना। ओके मॉम। प्रिया से थोड़ा सा लेट घर पर आने पर ही प्रीति उसके लिए तरह तरह की बातें करने लगती थी। इसीलिए वो उनको ये पता नहीं लगने देना चाहती थी कि उसकी बेटी पूरी रात घर से बाहर थी। प्रीति हमेशा ही अपनी बेटी की आदतों पर पर्दा डाला करती थी, इसलिए गुनगुन ने भी अब उसकी इस आदत का फायदा उठाना शुरू कर दिया था। वो अक्सर कोई ना कोई पढ़ाई का बहाना बनाकर अपने दोस्तों के साथ नाइट आउट किया करती थी।
और उनके साथ रहकर उसे ड्रिंक करने की बुरी आदत लग गई थी। उसे तो अपने फाइनल टेस्ट की भी कोई चिंता नहीं थी। वहीं शीतल की बेटी प्रिया जी जान लगाकर अपने फाइनल टेस्ट की तैयारी में लगी हुई थी। माँ, अगले महीने मेरा फाइनल टेस्ट है। अगर मेरा वो टेस्ट क्लियर हो गया तो मुझे हॉस्पिटल में जॉब मिल जाएगी। मैं डॉक्टर बन जाऊंगी माँ। क्या कहा? तू डॉक्टर बन जाएगी? मुझे तो पता ही नहीं चला कि ये 5 साल कब बीत गए। मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई। हाँ माँ, सच कहूँ तो मुझे भी पता नहीं चला कि ये समय कब गुजर गया। खैर, अब मैं पढ़ने बैठती हूँ। अभी मेरा बहुत सारा सिलेबस बाकी है। गुनगुन, कब तक सोती रहोगी? अगले महीने तुम्हारा फाइनल टेस्ट है। तुम्हारे पापा ने डोनेशन भरकर कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन करवा दिया, लेकिन इस टेस्ट को क्लियर करने के लिए तुम्हें खुद ही मेहनत करनी होगी। चलो उठो अब। आपको क्या प्रॉब्लम है? मुझे ठीक से सोने भी नहीं देती। मैं अपने आप पढ़ लूंगी। आप प्लीज मेरे रूम से चले जाओ। प्राइवेसी नाम की तो कोई चीज है ही नहीं यहाँ पर। क्या कहा? तू मुझे ही उल्टा जवाब दे रही है? ओ प्लीज मॉम, क्यों सुबह सुबह सर में दर्द कर रही हो? जाओ ना। अपनी बेटी के ऐसे व्यवहार से प्रीति को बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो कमरे से निकलकर बाहर आ जाती है। तो उसकी नजर शीतल के कमरे पर पड़ती है, जहां प्रिया शीतल के पैर छूकर उसका आशीर्वाद ले रही होती है। पता नहीं मेरे परवरिश में ऐसी कौन सी कमी रह गई जो मेरी बेटी मुझसे इस तरह बात करती है। अपने मन में ये बात कहती हुई प्रीति वहां से चली जाती है। तभी 1 महीने बाद उन दोनों के फाइनल टेस्ट का दिन आ जाता है। प्रिया तो अपना टेस्ट देने के लिए समय पर घर से निकल जाती है, लेकिन गुनगुन पिछली रात से घर आई ही नहीं होती और उसका फोन भी लगातार स्विच ऑफ जा रहा होता है, जिस वजह से प्रीति को उसकी बहुत चिंता हो जाती है। क्या हुआ प्रीति? तुम इतनी परेशान क्यों हो? दीदी, आज प्रिया के साथ साथ गुनगुन का भी टेस्ट है, लेकिन कल रात से वो घर नहीं आई हैं। यहाँ तक कि उसका फोन भी स्विच ऑफ जा रहा है। कहीं उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया? इससे पहले कि शीतल कुछ बोलती, तभी घर का दरवाजा खुलता है और गुनगुन फुल नशे की हालत में घर के अंदर घुसती है। मुझको पीने का शौक नहीं है। ये क्या है? ये क्या बदतमीजी है गुनगुन? तूने शराब पी हुई है। आज तेरा फाइनल टेस्ट था और तूने अपनी ये हालत बनाकर रखी है। शट अप मॉम, आप मुझे कुछ भी करने से रोक टोक नहीं सकती। हटो मेरे सामने से, मुझे मेरे रूम में जाना है। अरे हटो ना, बदतमीज लड़की। इस बार प्रिया से गुनगुन की बदतमीजी सहन नहीं होती और वो शीतल के सामने उसके गाल पर एक जोरदार चाटा जड़ देती है। नशे में होने के कारण गुनगुन वहीं पर बेहोश हो जाती है। अरे ये तूने क्या किया प्रीति? गुनगुन बेहोश हो गई। इसे कुछ नहीं हुआ है दीदी। देखा नहीं आपने कितने नशे में है ये सब मेरी ही परवरिश का नतीजा है। मैं अपनी अमीरी के दिखावे में इतनी खो गई कि अपनी इकलौती औलाद पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। परवरिश तो आपने की है। प्रिया कितनी अच्छी है, इसलिए तो जो मैं अपनी बेटी को इतने पैसे होने के बावजूद भी नहीं बना पाई, वो आपने अपनी बेटी को इस गरीबी में भी बना दिया। ये कहकर प्रीति गुनगुन को वहां से ले जाती है। अगले महीने जब प्रिया के टेस्ट का रिजल्ट आता है तो वो सबसे ज्यादा अच्छे नंबर से टेस्ट में पास होती है। वो डॉक्टर बनकर अपनी माँ के देखे गए सपने को पूरा करती है। उस दिन प्रीति को ये समझ आ जाता है कि एक अच्छी परवरिश के लिए अमीरी और गरीबी से फर्क नहीं पड़ता। उस दिन से प्रीति का पैसों का घमंड भी उसके सर से उतर जाता है और वो अपने बुरे व्यवहार के लिए शीतल से माफी मांगती है।